So students, this is the unit 4 for macroeconomics called government budget. So what is government budget and how it starts? So first of all, budget. The definition of budget has been given. This is the definition of budget, that it is an annual statement of receipts and expenditures of fiscal year. That means during an fiscal year or financial year. So when the financial starts in India, so it starts from 1st April to 31st March. So this is your fiscal year. For this fiscal year, how much government is anticipated to earn receipt? So what it is, it anticipation of income earning, and what it would like to spend. So expenditure. So income and expenditures estimation called government budget. Point to be noted, this is an estimation, not actual. So government budget is an annual statement of income receipt and expenditure of fiscal year for any government, any of the government. So what are the objectives of budget? I have, these are the objectives of budget. First one is reallocation of resources. So reallocation of resources means that the resources you have, how you will reallocate them, because each and every year when you will make your new budget, in that case you need to reallocate of resources, because you do not want the same kind of income and same kind of expenditures each and every year. तो क्या आप सपोज करें आपके फादर 40,000 रुपीज इनकम अर्न करके लाए, तो क्या जिस मंथ में उन्होंने अर्न किया, आपकी मम्मी ने सपोज करें 35,000 स्पेंड करने का फैसला लिया उस मंथ में, तो क्या जरूरी है ईच एंड एवरी मंथ का एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए कि आपने अगर आज जिस चीज पे खर्च किया है अगले महीने भी उसी चीज पे उतना ही खर्च करो? ये कोई नेसेसरी नहीं है। तो जब आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को रीसफल करते हैं, और ऐसा आपकी मम्मी करती भी होंगी, तो ये रीएलोकेशन हो गया कि हमने अपने, अब जैसे सपोज करो आपने कुछ पैसे सेव करके एक मंथ में आपने अपने लिए एक एलईडी टीवी बाय किया फैमिली के लिए, तो जरूरी है कि जो आपने एक्सपेंडिचर एक एलईडी टीवी पे इस बार कर दिया, अब अगले साल भी उसी पे करोगे सेम वैसा एक्सपेंडिचर? नो, सो इट इज नॉट। देयरफॉर द सेम थिंग कैन बी पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। सरकार भी बिल्कुल वैसे नहीं करती है। तो अगर सरकार ने एक इस बार एजुकेशन पे जितना खर्च किया, तो जरूरी नहीं है हर साल वो एजुकेशन पे उतना ही खर्च करेगी। तो इसलिए अब रिसोर्सेज तो सबका पता है, आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब हमें चाहिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज का ऐसे यूज होना चाहिए सो दैट वी कैन सेटिस्फाई आवर मोस्ट ऑफ द वांट्स। हम ऑल ऑफ द वांट्स तो कभी नहीं कर सकते हैं, तो रीएलोकेशन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है टू फुलफिल द आवर मिनिमम वांट्स, जो भी चाहिए। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। एक और भी गवर्नमेंट का बजट का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहती है कि उसकी इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज हैं इकोनॉमी में। इनइक्वालिटी मींस सम पीपल हैव मोर मनी एंड सम हैव लेस एंड सम हैव मॉडरेट। सो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को कुछ गवर्नमेंट कम करना चाहती है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो बाय द गवर्नमेंट बजट, it
लेवाई मोर टैक्सेस ऑन रिच पीपल। तो जो ज्यादा कमा रहे हैं उन पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगा देती है, और जो पुअर सेक्शन है उनको गवर्नमेंट स्पेशल सब्सिडीज या कुछ कैश ट्रांसफर्स इस तरह के पैसे देके उनकी इनकम को अर्न कराने की हेल्प करती है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस inequalities in the economy of income as well as wealth. Next, economic stability. Each and every government also wants to have stability in the government. Stability regarding what? Stability regarding price. कि इकोनॉमी में प्राइस राइज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर नहीं राइज होना चाहिए। तो इस तरह की जो इकोनॉमी है उसमें हमें स्टेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब प्राइस राइज ना हो, बेरोजगारी और ना बढ़े। तो दिस इज द एम फॉर गवर्नमेंट बजट। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है तो वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमें वी वांट और इकोनॉमी वांट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन, ना तो प्रोडक्शन लो हो इकोनॉमी का ना हाई हो, इस तरह से स्टेबलाइजेशन चाहिए। एग्रीगेट डिमांड आपकी इक्वल हो, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो, तो एक प्रकार से इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन चाहिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, दैट ईच एंड एवरी गवर्नमेंट बजट government wants to manage its enterprises. If government is unable to manage its enterprises or its enterprises are going in heavy losses, then government have only one option, that is either to disinvestment or to make privatize. तो इसलिए अब मैनेजमेंट करना भी गवर्नमेंट को जरूरी है। अगर वो अपने जितने भी उसके एंटरप्राइजेस हैं अगर उसको लॉस में जाने देंगे तो फिर गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो भी कम होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट जो अपने एंटरप्राइजेस चला रही है उसको मैनेजमेंट करना भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपने देखा कि हमारा जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है वो है रेलवे। सो रेलवे का अलग से एक बजट पहले बनता था, अब तो खैर मर्ज कर दिया है इस अभी नए उसमें। पहले रेलवे के लिए अलग से बजट निकलता था, तो अब रेलवे के लिए अलग से बजट नहीं निकलता है, कंबाइन करके ही बजट बनाया जाता है। तो उसमें कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, किस किस चीज पे खर्च करेंगे, सब ये हमारे रेल मंत्री जो है बताते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव दैट हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी इंक्रीज्ड। हर इकोनॉमी चाहती है कि उसका ग्रोथ बढ़े, उसका जीडीपी राइज हो। तो ये गवर्नमेंट अपना बजट बनाते समय एक ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमको इस रेट का ऑब्जेक्टिव ग्रोथ चाहिए। तो वह दूसरे की जो हम रखते हैं वो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर हमारा एम है कि वी वांट टू हैव अ ग्रोथ। नाउ I will explain concept regarding the just so budget contains main two concepts. One is public revenue and public expenditure. So whenever the government issues its budget, it make all the arrangements of its sources of revenue and its expenditures. So public revenue is again categorized into two categories: revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts and capital receipts. Likewise, public expenditure is also categorized into two categories. One is revenue expenditure and capital expenditure. These are the main
two components of budget. The first one is revenue budget and capital budget. Now I will explain the definitions of all these things, so listen carefully. What the revenue receipts and what the capital receipts are. Listen, revenue receipts, this is the revenue receipt, the first one. Revenue receipts are those receipts which earns government each and every year, and it neither decrease revenue receipts neither decrease assets nor increase liability. Listen carefully, the most important concept is गवर्नमेंट को कोई ऐसा पैसा मिला जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स कम हो रही है और ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, और वो पैसा रिकरिंग भी है। रिकरिंग है, इसका मतलब बार बार गवर्नमेंट को वो मिलेगा, रिकरिंग। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में टैक्स, रेवेन्यू रिसीप्ट का एग्जाम्पल हो गया आपका टैक्स। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस। अब जैसे सपोज करो आप टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स आपने पे किया, तो टैक्स पे करने से क्या गवर्नमेंट के पास तो पैसा पहुंच गया, तो क्या उस पैसे से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स कम हुई? नहीं। और क्या गवर्नमेंट की आपके लिए कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई? लायबिलिटी का मतलब है कि क्या आपने टैक्स पे किया तो गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी इंक्रीज हुई कि अब आप ही के लिए वो कुछ करे? नो, क्योंकि टैक्स तो जिसको देना है वो देगा ही देगा। गवर्नमेंट केवल उसको थोड़ी नहीं फैसला देगी जिसने टैक्स पे किया है, गवर्नमेंट तो एज ए होल सबके बारे में सोचेगी। तो अगर मान लीजिए आपका एक रोड फ्लाईओवर बनाना है, तो गवर्नमेंट ये थोड़ा देखेगी इस पे ओनली टैक्स पेयर चलेगा। तो इसका मतलब नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी। जब आप टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी आपके प्रति इंक्रीज नहीं होती है। तो दिस इज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसीप्ट गवर्नमेंट को टू फॉर्म में मिलते हैं, एक मिलते हैं टैक्स से और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का कॉन्सेप्ट अभी आगे फ्लो चार्ट से मैं समझाऊंगा। लाइकवाइज कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स which either decrease assets और इंक्रीज लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में नहीं आती बच्चे जनरली बच्चों को। सरकार को कोई ऐसा पैसा मिला है जिससे या तो उसकी एसेट्स कम हो जाए, पैसा तो मिल गया बट आपकी एसेट्स कम हो गई है, या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए। अब फॉर एग्जांपल एसेट्स कम हो गई, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट की तो नेचुरली एसेट्स कम हो जाएगी। तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास आ गया बट उसके एसेट्स कम हो जाएगी, उसके मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे। बट लायबिलिटी बढ़ना, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, बोरोइंग। अब गवर्नमेंट ने बोरोइंग कर ली है तो क्या हुआ, उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या लायबिलिटी बढ़ गई कि आपको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सरकार ने उधार लिया तो उसको टैक्स इनकम वो कह रहे हैं इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसलिए उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। ये और ये नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग। जैसे ये रिकरिंग है तो ये नॉन रिकरिंग होता है। इसका मीनिंग अब देखो, तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक साथ इसमें बताए हैं, डिफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बता दिया। तो कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स which either decrease assets or increase liability. Same concept will be followed in public expenditure. So suppose
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सरकार ने कोई ऐसा पैसा खर्च किया, सुनना अच्छे से बेटा, सरकार ने कोई ऐसा खर्च किया है दैट नाइदर इंक्रीज एसेट्स, आप खर्च भी कर रहे हैं और कोई एसेट्स भी नहीं बढ़ रही है, नॉर डिक्रीज लायबिलिटी, और ना ही सरकार की जिम्मेदारियां कम हो रही हैं। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया है, बट ना तो उसकी एसेट्स बढ़ी और ना ही आप उसकी कोई जिम्मेदारी कम हुई। आप बोलोगे जी ऐसा कौन सा खर्चा होता है? तो यस, ऐसे बहुत से एक्सपेंडिचर्स हैं जो गवर्नमेंट करती है, उससे ना तो उसकी एसेट्स इंक्रीज होती है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल, ओल्ड एज पेंशन। अब सरकार ने एक बूढ़े व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 प्लस है, उसको 1,000 रुपए पर मंथ की पेंशन बांध ली। तो क्या इससे सरकार की कोई एसेट्स इंक्रीज हुई? नो। या सरकार ने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं तो क्या कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है? नो। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई आपकी? आपका जो कैपिटल अमाउंट है तो वैसा का वैसा ही है। तो इसका जिम्मेदारी भी कम नहीं हो रही है, आपको तो देना पड़ेगा, लगातार देना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे, सुनना बेटा फिर से ध्यान से, ऐसे खर्चे जो सरकार हर साल करती हो और उससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स इंक्रीज होती है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, उसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं और भी एग्जांपल दूंगा। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आते हैं, इसमें इसका उल्टा कर देंगे, आइदर डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज आएगा, आइदर इंक्रीज एसेट्स और डिक्रीज लायबिलिटी। ऐसा गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया जिससे उसकी एसेट्स बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फ्लाईओवर, एक नया कंस्ट्रक्शन कर दिया फ्लाईओवर का, तो उससे एसेट्स इंक्रीज हो गई। इसी तरह से लायबिलिटी कम का रिपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, यानी लोन लिया था अब वो वापस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब उसे ना तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कैपिटल अमाउंट तो खत्म ही हो गया। तो ये है हमारे पास चार इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। अब इन सब की डिटेल में हम और डीप में जाएंगे थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको इन चारों के लिए एक कॉन्सेप्ट करना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पेन्स का इस्तेमाल जरूर करें। मैंने आपको बुक जरूर दे दी है बेटा, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बुक नोट्स ये सब कुछ रद्दी है, किसी भी काम के नहीं है until you follow my all advices. So please take this screenshot and write in your own handwriting in your notebook कि मैंने क्या क्या समझाया है, क्योंकि किताबों का अलग सिस्टम होता है और आपका ये सिस्टम अलग है। तो आप इसको नोट करके अपने नोटबुक में लिखें। So students, the concept in the previous one, I told you that budget, basically budget has main two components, and on the basis I told you that public revenue and public expenditure. Public revenue was classified into two main points: revenue received and capital receipts. Likewise,
Public expenditure was also classified into two categories: revenue expenditure and capital expenditure. So what are the different types of budget? So I am explaining the types of budget. The first look, types of budget. The first one is revenue budget. So what is revenue budget? Look in the previous screen, this one. So when we represent revenue receipt and revenue expenditure, these two, the estimation of revenue receipt and revenue expenditure is called revenue budget. So revenue budget contains only two things: revenue receipt and revenue expenditure. So this is the first one, is revenue budget. So revenue budget includes only revenue receipt and revenue expenditure. So the systematic record of the anticipated revenue receipt and anticipated revenue expenditure is called revenue budget. Now the second one is capital budget. Capital budget. So what is capital budget now? So look in the previous screen. When we associate or when we represent only capital expenditure and capital receipt, look at the green color arrows, the estimation of capital expenditure and capital receipts are known as capital budget. So this is the second one, is capital budget includes only capital receipts and capital expenditure. Capital receipts and capital expenditure. So you can say that in an accounting year, the estimation of capital expenditure and capital receipts of the government is called capital budget. Now, so these are the main two types. These are called main two types of budget. So generally budget is classified only two categories. They are revenue budget and capital budget. Now there are some other types also. Other types. In other types, the first one is balanced budget. Balanced budget. So balanced budget is the budget. Look in this screen. Balanced budget. When will be the balanced budget there? So balanced budget will be when, look at this, when this area, look at this highlighted area, this entire area is equals to this one. Look, the box, you can see the two boxes right now at your screen. So public revenue and total public expenditure are equals to each other. That is called as balanced budget. So how much government is going to spend and how much government is going to earn, if they are equals to each other, that is called as balanced budget. So this is called balanced budget. Now how we will write this? So look now at this screen. So balanced budget will be when public expenditure. Now public expenditure for both revenue expenditure plus capital expenditure. I hope you are understanding my short forms.
revenue expenditure plus capital both are equals to public receipts. Public receipts includes both revenue receipt plus capital receipts. So when the entire public expenditure is equals to entire public receipt of the government is called as balanced budget. So what are the benefits of this? So is each and every economy wants to attain the balanced budget? Not at all. So it is something like this. Suppose your mother, suppose your father, total earning of your house is suppose 40,000. This is the earning. And if your mother 40,000 spends, this will be called balanced house budget. ये आपके घर का बैलेंस्ड हाउस बजट बन गया. तो क्या आपकी मम्मी ये चाहेंगी ये वाला बजट अप्लाई हो? अगर आपकी मम्मी आपके घर के लिए बजट अप्लाई नहीं करना चाहती तो इकोनॉमी क्यों करना चाहेगी? तो इकोनॉमी भी बैलेंस बजट को फेवर नहीं करती है, पर कुछ केसेस में ये होता है और अच्छा भी माना जाता है. अभी हम इसके मेरिट डिमेरिट भी करेंगे, उसके बाद में करेंगे. अब हमारे पास दूसरा नेक्स्ट है हमारे पास, ये बजट टाइप नंबर 3 हो गया. नाउ टाइप नंबर 4 इज कॉल्ड एज सरप्लस बजट. Surplus budget. So look student, what is surplus budget? As the name suggests, so surplus budget will be, look at the screen now again, surplus budget. Here I am deleting something, these two things and this one. So look at this, surplus budget is the budget when the public revenue is greater than public expenditure. So overall public revenue means गवर्नमेंट का कितना पैसा मिला. सपोज गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया 100 करोड़ रुपीज इट इज गोइंग टू अर्न एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स 80 करोड़ रुपीज. तो दिस विल बी कॉल्ड एज सरप्लस बजट. सो इट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट वांट्स टू सेव इन its next academic or next financial year, that is called as surplus budget. I hope you understand the concept now. And so surplus budget, you can say that public revenue is greater than public expenditure. So it includes both public revenue for both revenue plus capital, as well as public expenditure also include both revenue plus capital. So some of all these things I have explained also example. No, do you? Now the last one is deficit budget. Deficit budget. So deficit budget, as the name suggests, that when public revenue is less than its public expenditure. So public revenue is less than its public expenditure. Is called revenue expenditure. Now, for example, look at this previous sheet. So in this we can say, now when public revenue is less than public expenditure, so that means when government earning is 120 but it wants to spend 100 want to spend 120 crores, so expenditure is greater than income is called deficit budget. So this is called deficit budget. So when government wants to have deficit budget, so yes, government also wants to have deficit budget because for the development purpose you require deficit budget. So in that case, but make sure
for the deficit budget, if capital budget or capital deficit is greater than, in that case can be called a better one. So I'm explaining the merit and demerit of all these things. So look now, merits and demerits of these all 5 budgets I have explained to you. Look students, what I told you right now, these are the different types of budget in your assignment I have given to you. The first one I told you, the first type of budget is revenue budget. So it is that budget which shows revenue receipts and revenue expenditure of the government. So only revenue receipt and revenue expenditures are systematic recorded is called revenue budget. And what are the capital budget? So it is that budget which shows detailed estimates of receipts of the government through loans and its long period capital expenditure. So expenditure income received and the expenditure, you can say that revenue receipt and capital receipts and capital expenditure. So these are the main types of budget. If a question asks what are the different types of budget, so budget are 2 types, revenue budget and capital budget. Now I told you about the balanced budget. So this is the balanced budget. So balanced budget means when government receipts, total government receipts are equals to government's expenditure. I explained to example that 100 crore is in earn and 100 crore is spent. जितना कमाया उतना खर्च किया, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? Look the merits of balanced budget. The first one is the government does not indulge into wasteful expenditure. So it means जब आप जितना अर्न करेंगे उतना ही खर्च करेंगे, तो आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे. आपको पता है इतना ही मेरे पास पैसा है तो मैं उतना ही खर्च करूंगा, तो आपसे जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं वो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट वन इज the government generally avoids, second point you can see, the government generally avoids interfering in economic functioning of the system. जब आपको पता है पहले से कि इतना अर्न है इतना खर्च होगा, तो गवर्नमेंट उसमें कोई एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस लाकर नहीं रखती है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम हो जाता है. एंड बैलेंस बजट मींस एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक बात और है कि जब आप पता है इतना अर्न करेंगे इतना खर्च करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है. ऐसे बहुत से पर्सन हैं आपके आसपास में या आपके परिवार में जो एक फिक्स अर्निंग रखते हैं, तो वो लोग फाइनेंशियल स्टेबल रहते हैं. जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वालों को कभी भी कोई स्पेशल चिंता नहीं होती है. उनको पता है कि भाई कुछ भी हो जाए मंथ के एंड में 30 तारीख को हमको सैलरी मिल जाएगी. तो ऐसे केसेस के अंदर उनके यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है. अब इसका नुकसान क्या होता है, डिमेरिट्स क्या है? तो बैलेंस बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिप्रेशन. अगर आप जितना अर्न करेंगे उतना ही खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में जो एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो तभी दूर होगा जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करेगी, एक्स्ट्रा में लोगों को जॉब देगी, एक्स्ट्रा में लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे पाएगी. तो ऐसे केस में जब सरकार ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकती है. नेक्स्ट वन इज बैलेंस बजट इज नॉट conducive to the growth and development program of the less developed countries. तो अगर आपका less developed country है तो वहां पर ये इतना सुटेबल नहीं होता है. जैसे सपोज करो आपका एक घर है, ये आपका एक मान लो 100 गज का मकान है, इसमें आपने सिर्फ ये 2 रूम्स बनाए हुए हैं और आगे की सारी जगह खाली है, ऊपर भी खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं बना रखा, सिर्फ 2 कमरे हैं आपके पास. और आपके पापा सपोज करो 30,000 अर्न करते हैं
और आपकी मम्मी 30,000 खर्च कर देती है, तो बैलेंस बजट आपका चल रहा है। तो क्या कभी आप अपने मकान को बना पाएंगे? दैट मीन्स कभी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, कभी ग्रोथ कर पाएंगे मकान के अंदर? नेवर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? इस बजट से तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर डेवलप करना है, क्योंकि लेस डेवलप है आप, आपका मकान पूरा नहीं बना हुआ है, तो लेस डेवलप केस में आपको क्या करना है? लोन ले लेना चाहिए, उधार ले लो। उधार लेके क्या होगा कि उस महीने में आपका उस साल में ज्यादा खर्च हो जाएगा, इसका मतलब डेफिसिट बजट हो जाएगा, और आप अपने घर को पूरा बनवा सकते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो वो डेवलप्ड कंट्री तो ठीक है, लेकिन जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं उनके लिए ये वाला बजट अच्छा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, अब है हमारे पास डेफिसिट बजट। सो लुक द डेफिसिट बजट। I told you deficit budget when expenditure are greater than receipts. That means गवर्नमेंट ने खर्च करना, इनकम अर्न की 100 और खर्च करने का फैसला लिया 120, तो ज्यादा खर्च करना डेफिसिट बजट बनता है। अब इसके क्या मेरिट्स हैं? इट हैज टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो ये उसका उल्टा हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के केस में, मंदी है आप नहीं, मंदी है, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इट हैज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मैंने बताया भी आपको। इट कंट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर, आप इससे सोशल वेलफेयर भी तो कर सकते हैं भाई, जो लोग नहीं अर्न कर पा रहे हैं गवर्नमेंट उनको दे सकती है। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? इट एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, इससे सरकार की फिजूल खर्ची बढ़ सकती है, बेकार खर्चे। इट कंट्रीब्यूट्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इससे इन्फ्लेशन भी आता है, महंगाई बढ़ सकती है। इट इंक्रीज डेप्ट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, इससे सरकार के डेप्ट बर्डन बढ़ जाते हैं, उधार बढ़ जाता है। तो ये हैं आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। नाउ दे व्हाट इज सरप्लस बजट? So this is the budget in which government receipts are greater than government expenditure. तो सरकार की रिसीप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे हम सरप्लस बजट कह देते हैं। तो these are the main types of budget I explained to you. Now go back to the previous version. Look students, this is the main concept I told you. So I'm having a little bit revision for this also again. So look, the main concept is now only two things you have to remember, that revenue receipt, last class में बताया था, मैं फिर से बताने जा रहा हूं, that एक तो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, ऊपर से माइक ऑन कर लेते हैं, ये सही नहीं है। Revenue receipts are those receipts that neither increase assets nor decrease liability. This is the main definition part for revenue receipt. That means गवर्नमेंट को कोई ऐसा पैसा मिला जिससे उसकी ना तो कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही है। बट कैपिटल रिसीप्ट से आइदर डिक्रीज एसेट्स, सरकार को पैसा मिला बट उससे उसकी एसेट्स कम हो जाए, और इंक्रीज लायबिलिटी, या उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाए।
तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। ऑन द कंट्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर डिक्रीज लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एसेट्स। तो ना तो जिम्मेदारी कोई कम होके दे रही है और ना ही एसेट्स आपकी कम हो रही है, बढ़ रही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आइदर इंक्रीज एसेट्स और डिक्रीज लायबिलिटी। अब एग्जांपल्स हम इसके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इन चारों कॉन्सेप्ट को इसके बेस पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लुक एट नाउ। Students, please read this. As you can see, read all three statements. You have to mention that is it revenue receipt or is it capital receipts. So revenue receipt और capital receipts का मीनिंग मैंने अभी बता दिया। अब आपको जज करना है कि इसमें से कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है। रीड केयरफुली। So these kind of questions, how can be solved? So look, in case of revenue receipt, just try to understand what is revenue receipt. ऐसा कोई पैसा गवर्नमेंट को मिले जिससे लायबिलिटी इंक्रीज ना हो और एसेट्स भी डिक्रीज ना हो। मैं फिर से बता दूं, नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर डिक्रीज एसेट्स। ऐसे आप याद रख लो। यह है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट। बट कैपिटल रिसिप्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे आइदर डिक्रीज एसेट्स, या तो सरकार की एसेट्स कम हो जाए, और इंक्रीज लायबिलिटी, या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए। तो अब आपको इसमें से रीजन देखना है कि क्या होगा। पहला पॉइंट है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज। अगर कहीं बाढ़ आ गई है, वहां उन विक्टिम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ मदद कर दी है, तो क्या ये कैपिटल रिसीप्ट्स है या ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है? तो खुशी अग्रवाल बताइए। सर इट इज अ रेवेन्यू रिसीप्ट। यस, इट्स अ रेवेन्यू रिसीप्ट्स है। रीजन, इसमें रीजन ये है कि जब उसने हेल्प कर दी है, जिसने भी हेल्प दी है, तो उसमें कोई उनकी जो एसेट्स है वो कम नहीं हुई है, और जिसने दिया है उसकी लायबिलिटी भी नहीं बढ़ी है। तो ऐसे कोई ऐसा पैसा उसका खर्च ही नहीं हो रहा है जो एक्स्ट्रा में उसे देना पड़े। तो एक ऐसा है जो हेल्प देने से, किसी को आपने हेल्प कर दिया तो कोई एसेट्स नहीं बढ़ गई उसकी इस चीज से। लेकिन दूसरा, गौरव आप बताइए सेकंड क्या है? आन्या अग्रवाल। Sir, it is a capital receipt because assets are decreasing. यस, कैपिटल रिसीप्ट है क्योंकि आपने सेल कर दिया है शेयर्स को, तो सेल करने से आपकी एसेट्स कम हो गई है, इसलिए दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल रिसीप्ट्स। वेरी गुड। हर्ष, लास्ट वन। सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यस, इट्स अ रेवेन्यू रिसीप्ट्स, क्योंकि जो प्रॉफिट्स है ये रिकरिंग इन नेचर है।
बार बार मिलेंगे, हर साल मिलेंगे जब तक आपने किया है उसमें इन्वेस्टमेंट, तो रिकरिंग है। और प्लस इससे आपकी कोई एसेट्स जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही है, इट नाइदर डिक्रीजिंग एसेट्स, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिला बट आपको कोई एसेट्स नहीं बढ़ी है, कम नहीं हुई है, बढ़ने की छोड़ो कम नहीं हुई है आपकी, नाइदर डिक्रीजिंग एसेट्स। तो इस टाइप से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे।